गुड आफ्टरनून। पिछली कक्षा में हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय गुणों की बात हम कर रहे थे। उसमें पहला गुण प्रतिचुंबकत्व, दूसरा गुण जो है वो अनुचुंबकत्व हमने पढ़ लिया। अब हम अगले गुण की बात करते हैं। तीसरा जो गुण है वो है फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व। तीसरा जो गुण है वो है लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व क्या होता है? अभी हमने इससे पहले वाले गुण की बात की थी, वो था पिछली क्लास में जो बात की थी वो था अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व हमने कहा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है, यानी किसी भी तत्व में संक्रमण श्रेणी में किसी भी धातु में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान धनात्मक आता है, कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है। लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का ही विस्तृत रूप है। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। लोह चुंबकत्व जो है वो अनुचुंबकत्व का ही विस्तृत गुण है, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ केवल वही पदार्थ हो सकते हैं जो अनुचुंबकीय हों। अनुचुंबकीय होने के लिए आवश्यक शर्त है और अनिवार्य शर्त यह है कि उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, और चुंबकीय आघूर्ण का मान धनात्मक तभी हो सकता है जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय के लिए आवश्यक है, लेकिन लोह चुंबकीय होना जरूरी नहीं है। लोह चुंबकीय के लिए कुछ अलग शर्तें हैं, वो क्या होती हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए, तो लोह चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकत्व जो है अनुचुंबकत्व का विस्तृत रूप है। हम बात करते हैं कि कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, कोई भी अनुचुंबकीय तत्व है, उस अनुचुंबकीय तत्व को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो किसी भी अनुचुंबकीय तत्व को, अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो स्थायी चुंबक बन जाता है। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो स्थायी चुंबक की तरह काम करने लग जाता है तो वो पदार्थ जो है वो कहलाता है लोह चुंबकीय पदार्थ, और उसका यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, अगर किसी भी अनुचुंबकीय तत्व को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो स्थायी चुंबक की तरह काम करने लग जाता है तो पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, और उसका ही गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आयरन। वो क्या है? आयरन। आयरन को फेरस, आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था को फेरिक और +2 ऑक्सीकरण अवस्था को फेरस कहते हैं, यानी आयरन को लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं। इसलिए इसका नाम, इस आयरन से जुड़े होने के, लोहे से जुड़े होने के कारण इसका नाम जो है वो फेरो चुंबकत्व भी है। लोह चुंबकत्व को फेरो चुंबकत्व ही कहते हैं, और उन पदार्थों के उस गुण को फेरो चुंबकीय पदार्थ भी कहेंगे, और उस गुण को फेरो चुंबकत्व कहेंगे, और पदार्थ को फेरो चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। लोह चुंबकत्व और फेरो चुंबकत्व एक ही बात है। तो यह गुण आयरन में पाया जाता है। तो आयरन में पाए जाने का क्या कारण है? देखिए, किसी भी तत्व के अनुचुंबकीय होने के बाद फेरोचुंबकीय, अनुचुंबकीय होने के लिए आवश्यक शर्त है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन उसके बाद उसमें फेरोचुंबकीय होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पहली शर्त है कि वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें एक्सचेंज एनर्जी का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है, तो वे चुंबकीय पदार्थ वे अनुचुंबकीय पदार्थ के फेरोचुंबकीय होने के लिए आवश्यक शर्तों की हम बात कर रहे हैं। तो पहली जो आवश्यक शर्त है कि वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के लिए एक्सचेंज एनर्जी का मान कम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के लिए ऊर्जा जो पट्टियां होती हैं वो सक्रिय होती है, यानी कि उनकी ऊर्जा, उन दो पट्टियों के बीच की जो ऊर्जा है वो कम होती है, यानी ऊर्जा पट्टियां जो होती हैं वो सक्रिय, उनके बीच में गैप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जो है उनमें इलेक्ट्रॉन
आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं और इसलिए वो अनुचुंबकीय से फेरोचुंबकीय पदार्थ की तरह काम करते हैं। पहला, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज आपस में पदार्थ के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज यानी अंतर जो है संक्रमण या इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो जाता है, वो पदार्थ फेरोचुंबकीय पदार्थ की तरह काम कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि उसमें ऊर्जा की जो पट्टियां होती है वो सक्रिय होनी चाहिए, उनके बीच में ऊर्जा का अंतर कम होना चाहिए। दूसरा, पहला हो गया ऊर्जा पट्टियां संतुलित होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के लिए एक पैरामीटर है, वो है एक्सचेंज इंट्रिग। एक्सचेंज इंटीग्रल एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है कि सब पहली बात तो है कि ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनका एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा, उसके लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक कम होगा, उसके लिए क्या बात होनी चाहिए उस आइटम में? वो ये है कि एक्सचेंज इंटीग्रल के लिए धनात्मक होने के लिए ये जरूरी है कि तत्व का परमाणु क्रमांक ज्यादा होना चाहिए। परमाणु क्रमांक ज्यादा होने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। हम यहाँ संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हैं तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल का मान नाभिक इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल से ज्यादा। दोबारा से रिपीट करता हूं, एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होने के लिए जरूरी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल का मान नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल से अधिक होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल का मान नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल से अधिक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक्सचेंज इंटीग्रल का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल परमाणु संख्या बढ़ने के साथ अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक हो जाएगा, यानी वो बढ़ता चला जाता है। चलिए, तीसरी बात यह है कि परमाणु जो है, किसी भी तत्व के परमाणु जो है वो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए, यानी कि वो नजदीक होने चाहिए। उनके नजदीक होने से ये एक्सचेंज इंटीग्रल का मान वो पर्याप्त बना रहता है। अगर परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो एक्सचेंज इंटीग्रल का मान जो है वो कम हो जाता है और वहां पर ऐसी स्थिति में वो अनुचुंबकीय पदार्थ फेरोचुंबकीय पदार्थ की तरह काम नहीं कर सकता है। तो किसी भी तत्व के अनुचुंबकत्व से फेरोचुंबकत्व की तरह काम करने के लिए उसके परमाणु जो है वो पास होने चाहिए। तो कोई भी पदार्थ है, मैं रिपीट कर देता हूं शुरू से कि कोई भी पदार्थ है उसके अनुचुंबकीय होने के लिए ये आवश्यक शर्त है कि उसमें एल्यूमिनेट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे पदार्थ को हम अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अगर वो स्थायी चुंबक की तरह काम करता है तो ऐसा पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। उसका ये गुण लोह चुंबक को कहलाता है। किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ के लोह चुंबकीय पदार्थ होने के लिए 3 शर्तें हमने बताई। पहला है कि उनके परमाणुओं में ऊर्जा पट्टियां सक्रिय होनी चाहिए। दूसरा यह है कि उनके लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। और तीसरा है कि परमाणु के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो ये है लोह चुंबक और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आयरन, लोह। चलिए, तो ये तो थे चुंबकीय गुण। अब हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण का परिक्रम। कि किसी भी पदार्थ में हमने ये कहा कि किसी भी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण का मान अगर धनात्मक आता है तो वो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो हम अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन कैसे करेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो किसी भी पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण के परिकलन के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला है
म्यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2, जहां म्यू है चुंबकीय आघूर्ण, ये एन स्मॉल है, एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहां एन क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान का परिकलन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आप लोगों को पता है, आर्गन 3d1 4s2 होता है। तो s में एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, क्योंकि s उपकोष में एक ही कक्षक होता है और उस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, तो 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलिए, तो हम स्कैंडियम के लिए इस फॉर्मूले से निकालेंगे म्यू इज इक्वल टू एन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 का अंडर स्कैंडियम के बराबर 1 और 2 और 1 3, तो 1 गुणा 3 का अंडर बराबर 3 का अंडर बराबर 1.73 BM इसकी इकाई है। BM का मतलब है बोर मैग्नेटोन। BM जो है वो इसकी इकाई है चुंबकीय आघूर्ण की, तो BM बराबर बोर मैग्नेटोन। स्कैंडियम के बाद हम बात करते हैं, अगर टाइटेनियम की बात करेंगे, स्कैंडियम के बाद अगर हम टाइटेनियम की बात करें, तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d2 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो म्यू इक्वल टू हो जाए 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर 8 का रूट, और 8 का रूट आएगा 2.84 बोर मैग्नेट। तो टाइटेनियम का जो है वो चुंबकीय आघूर्ण का माना जाएगा इतना। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऐसे रेंडमली आर्गन क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s1। इसके लिए हम बात करेंगे, तो इसमें मान रखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और एक 6 होगी, तो म्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 2, 6 इंटू 6 प्लस 2, 6 इंटू 8 बराबर हो जाएगा 48 का रूट, और इसका मान जो आ जाएगा वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रूट निकाल करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3d5 4s1 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान काफी उच्च होता है। तो इस तरह से हम किसी भी संक्रमण तत्व के चुंबकीय आघूर्ण का मान परिकलित कर सकते हैं, वो इस फॉर्मूले के द्वारा परिकलित किया जाता है। तो ये था चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है और वो किस तरह से हम उसको परिकलित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।